नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में जैसा हम पिछले 2 अध्याय से संविधान की प्रस्तावना के विषय में बात करते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 अध्याय में हमने बात की, पहले हमने बात की धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसके बाद हमने बात की समाजवाद के बारे में। तो उसी तरीके से आज के अध्याय में भी हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के विषय में। जैसा आपको पता है, मैंने बताया जब शुरुआत की थी इन अध्याय को लाने की, जब लाया था तभी मैंने शुरुआत की थी तो बताया था कि एक रिट दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर डिसीजन ये आया है सुप्रीम कोर्ट का कि ये पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये दो ऐसे शब्द हैं जो अभिन्न अंग हैं संविधान के या उसकी प्रस्तावना के, और इनको नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि ये जो है मतलब ऐसे कई आर्टिकल हैं, ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो इस चीज को परिलक्षित करते हैं, इस चीज को दिखाते हैं, बताते हैं हमें कि संविधान में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की बात की गई है। यानी जब ये शब्द नहीं भी शामिल थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की बात तो संविधान में तब भी की गई थी। बस हुआ क्या है कि एक संशोधन के जरिए हमने इन शब्दों को जोड़ दिया है प्रस्तावना में। तो अभी तक हमने इन 2 शब्दों की बात की। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि आखिर संविधान की प्रस्तावना है क्या, कितनी महत्वपूर्ण है ये, इसको लेकर के जो विवाद रहे उनके बारे में, कहाँ से प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से ये ली गई, कहीं से विचार आया, और क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है या ये संविधान से अलग है। चलिए साथियों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना आखिर है क्या। पहले हमने बात की कि प्रस्तावना में ये शब्द शामिल किए गए, इनको हटाया नहीं जाएगा, कोर्ट ये कह रहा है। फिर हमने बात की कि ये जोड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में। फिर अभी मैंने जब इस वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि हम आज प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो आखिर ये प्रस्तावना है क्या या क्या होती है प्रस्तावना, इतना इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों? तो देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से कोई किताब होती है और किताब का कवर, उसको देखकर उसके ऊपर जो लिखा होता है, किताब का नाम लिखा होता है, किसने लिखी है, और ये सारी चीजें होती हैं, उससे हमें किताब को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये आखिर किस संबंध में बात करेगी। जैसे अगर कोई किताब है और उसका नाम है भारतीय इतिहास, तो हमें पता है कि भारत के इतिहास के बारे में बात करेगी। या कोई किताब है और उसका नाम है कि भारत की संसद, तो हमें पता है कि ये भारत की संसद की बात करेगी, इस किताब में इससे संबंधित होगा। या अगर हम पूर्व की बात करें तो मान लीजिए इस तरीके का कोई टॉपिक होगा कि भाई भारत आजादी से पहले का भारत, आजादी से बाद का भारत, या मतलब कुछ भी हो सकता है। शेरो शायरी की किताब होगी तो उसमें शेरो शायरी के बारे में लिखा होगा, कवर से हमें पता चल जाता है। वहीं पर यहाँ पर जो है वही सेम काम जो है वो संविधान की प्रस्तावना करती है संविधान के लिए। यानी कि अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना आपको समझ आ जाती है, आप पढ़ते हैं, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हम संविधान में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको जो 2 शब्दों की बात की थी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, मैंने कहा कि हमारा संविधान इन दोनों शब्दों की बात करता है और जो अनुच्छेद हैं संविधान के वो इस संबंध में बात करते हैं। तो वही चीज है, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि समाजवाद के बारे में भी संविधान बात करता है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करता है, समानता के बारे में बात करता है, अखंडता के बारे में बात करता है, इस तरीके की चीजें। तो एक तरीके से वो पूरा एक ओवरव्यू है कि जो हमें संविधान के अंदर मिलने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं, जो चीज हमें मिलने वाली है उसका पूरा एक ओवरव्यू है कि ये क्या कहना चाहता है, इस किताब में आखिर है क्या। भाई किताब का ही स्वरूप है संविधान का हमारे। अच्छा, दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि भाई प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी या प्रस्तावना क्यों लाई गई, तो देखिए एक तो ये है कि इसको लिया गया था, जैसे आपको पता भी है कि भारत का संविधान
में जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो अलग अलग देशों से उन चीजों को लिया गया है और उन सबको मिलाकर के, यानी किसी एक देश को हमने कॉपी नहीं किया है। उन जिसका हमें जो अच्छा लगा या जिसका हमें ये लगा कि ये चीज भारत के लिए, भारत के संबंध में, भारत के विषय में काम आ सकती है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वो चीज हमने ली। तो जैसे मूल अधिकारों की बात है या नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात है या जो भारत में संसदीय व्यवस्था रखी गई है या सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट है या कुछ भी, जितनी भी चीजें हैं, तो ऐसे ही प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट था, जो विचार था, वो आया हमें कहाँ से मिला कि ये हमें मिला अमेरिका के संविधान से। उनके संविधान में भी प्रस्तावना जो है लिखी हुई है, दी गई है। तो वहां से हमने भी ये इस चीज को उठाया कि हमें भी संविधान में हमारे भी प्रस्तावना होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब प्रस्तावना लिख दी, अब कहते पढ़ना तो था ही, चाहे पहले पढ़ लो और चाहे खोल के जब अंदर पढ़ेंगे तो भी वही सब चीजें होंगी। तो जैसा मैंने बताया कि एक तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस किस बारे में हम बात करने वाले। देखिए साथियों, दूसरी चीज जो है वो ये भी है कि यदि कोई संविधान को पूरा नहीं पढ़ता है, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए देखिए हम ही लोग हैं, अब हम अमेरिका के पूरे संविधान को पढ़ के क्या करेंगे, या हम किसी और फ्रांस के संविधान को पढ़ के, पूरे संविधान को पढ़ के क्या करेंगे। तो हम सोचते हैं चलो मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, या हमें पता, खाली हमें सिर्फ ये पता लगाना कि हाँ भाई कैसी व्यवस्था है वहाँ, कैसा क्या है। तो उसके लिए ऐसी जगह पर जो है काम आती है संविधान की प्रस्तावना। या आपको अमेरिका के बारे में ही जानना है तो आप प्रस्तावना जो है उनकी पढ़ सकते हैं, वहां से आपको पता। हालांकि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा सा है, आप लोग वैसे भी उसको आधे एक घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो यहाँ पर जो है ये दो तीन चीजें हैं, दो तीन उद्देश्य हमारे जो हैं वो उनकी पूर्ति हो जाती है कि संविधान की प्रस्तावना लिखने का क्या उद्देश्य है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है उससे जब पढ़ते हैं उसको, तो हमें ये पता चलता है कि आखिर सोर्स ऑफ पावर, जो शक्ति राज्य को मिलेगी, यानी कि देश को जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति का सोर्स क्या होगा, आधार क्या होगा, या जहां से उसको शक्ति मिलेगी वो क्या होगा। तो जैसे हम जब भारत शुरू करते हैं अपनी प्रस्तावना, तो उसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भारत के लोग ही, यानी भारत के आम जन या भारत के सभी लोग, आम खास जो भी हैं, उनके द्वारा ही, भारत के लोगों द्वारा ही, भारत के लोगों को ही हम जो है शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, जो पावर जो है उन्हीं को हम दे रहे हैं, ताकि भारत के लोग ही भारत के लोगों के लिए काम करेंगे, सत्ता में होंगे, उनके पास पावर होगी। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जिसमें जनता ही सब कुछ होती है, लोकतंत्र है, तो ये चीज हमें यहाँ से भी पता चलती है। जब हम ये इस तरीके की बात करेंगे कि हम भारत के लोग, भारत के लिए, इस तरीके की चीज, तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि देखिए यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जिसमें जनता ही सब कुछ होगी। दूसरी चीज जो है, जो इसमें समझने वाली चीज है, वो ये है कि जैसे अब हमें सोर्स ऑफ पावर पता चल गया कि लास्ट सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, तो हमें पता चलता है कि भाई जनता ही जनता के लिए होगी। दूसरी चीज हमें ये पता चलता है कि अब जैसे मैंने अभी कहा कि डेमोक्रेटिक हम उसकी बात करते हैं, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आखिर जो राज्य, जो देश हम बनाने वाले हैं, खड़ा करने वाले हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्या होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जब हम बात करते हैं, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसे करके हम उसमें लिखा हुआ है, हम बात करते हैं। तो इससे जब आप ये चीज प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि स्टेट्स ऑफ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत का संविधान, तो जो व्यवस्था है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि देखिए भारत का जो संरचना होगी वो हम लोकतांत्रिक होगी। देखिए दूसरा उद्देश्य जो हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि आखिर हमारे देश का, हमारे राज्य का
स्वरूप क्या होगा, कैसे बनेगा वो, कैसे चीजें होंगी, कैसे काम करेगा। तो देखिए, जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक शब्द से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र होगा, और रिपब्लिक शब्द से हमें ये पता चलता है, जब हम गणतंत्र की बात करते हैं या गणराज्य की बात करते हैं कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता भी दूं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक राज्य में और एक गणराज्य में दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर संदर्भ आ गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि गणतंत्र, भारत को लिखा जाता है ना द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब सीधा सा ये होता है कि वहां का जो संवैधानिक प्रमुख होगा देश का, वो निर्वाचित होगा, आम जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ना कि ऐसा नहीं होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो संवैधानिक प्रमुख है देश का, राज्य का, वो मतलब जैसे कोई राजा महाराजा है वही बना रहेगा, वही चला आता रहेगा, या कोई एक व्यक्ति को बना दिया गया है तो वही बना रहेगा, फिर उसका परिवार, या मतलब कुछ भी इस तरीके की चीजें। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन एक लोकतंत्र वहां पर है, लोकतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ब्रिटेन, लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? उनके यहाँ राजतंत्र है, उनके यहाँ संवैधानिक मुखिया जो होता है देश का, वो चुना जो है नहीं जाता है, बल्कि जो उनके यहाँ राजशाही चली आ रही है उसी के परिवार के लोग जो हैं आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे महारानी थी, फिर अभी प्रिंस हैं, फिर उनका जो बड़ा बेटा होगा सबसे वो होगा, फिर उसका जो बड़ा बेटा होगा सबसे बड़ा बेटा होगा वो होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनके यहाँ चुनाव नहीं किया जाता है। तो ब्रिटेन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, लेकिन रिपब्लिक कंट्री नहीं है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको, मतलब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जी लोकतांत्रिक होगा, यानी कि जनता ही सब कुछ होगी। दूसरी चीज, संवैधानिक प्रमुख भी हमारे यहाँ पे जो है वो चुना हुआ होगा। तो इस तरीके से ये हमें इसके बारे में पता चलता है कि कैसा स्वरूप होगा। तीसरी चीज जो उद्देश्य है वो ये है कि आखिर सरकार और जनता, यानी जो हमारी सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, वो जनता के लिए, और जनता अपने लिए और दूसरों के लिए ऐसे कौन से मूल्य हैं, कौन सी चीजें हैं जिनकी जो है वो पूर्ति के लिए, जिनको पाने का जो है वो प्रयास करेगी। जैसे कि हम बात करते हैं, अपने प्रस्तावना में भी हमने लिखा है, हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, या और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम, ऐसे मूल्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि सब समान होंगे, सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे, कानून की नजर में सब समान होंगे, आर्थिक रूप से सब समान होंगे। अब आर्थिक रूप से समान होने का मतलब ये नहीं है कि सबको जो है 10-10 हजार रुपए बांट दिए जाएंगे कि आपको हर महीने 10 हजार रुपए मिलेंगे और बाकी सबका सब कब्जा कर लो और राज्य का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से समान होने का मतलब ये है कि आपको अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे। अब कौन उनका कितना इस्तेमाल कर पाता है या क्या है, वो अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से ये 3 ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हो जाती है जैसे ही हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। वहीं से हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये 3 चीजें हैं, मतलब मुख्य हैं, और भी चीजें हैं, तो कि भाई ये है। तो संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है वो ये महत्व है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कितनी महत्वपूर्ण है संविधान की प्रस्तावना। साथियों, देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, आखिर क्यों होनी चाहिए संविधान में प्रस्तावना। अब जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपको एक चीज मैंने ये भी बोली थी कि इसको लेकर के कुछ विवाद भी है। तो अब विवाद क्या है, तो यहाँ पर 2 बार, मतलब 2 मुख्य रूप से ऐसे विवाद हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट में जाकर के निपटारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो पहला जो एक केस हुआ, बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1960 का केस है। पहली बार भारत की संविधान की प्रस्तावना को चैलेंज किया गया। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो उसने ये निर्णय दिया कि यस, हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा नहीं मानेंगे,
और ये भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। आप इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, प्रस्तावना में तो ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी उसको जो है अभिन्न अंग नहीं माना गया या आधारभूत अंग नहीं माना गया प्रस्तावना को भारत के संविधान की। उसके बाद ये विवाद दोबारा फिर जो है ये विवाद जब हुआ तो ये 1972 में जो है 73 में, सॉरी 73 में, 1972 1973 में ये विवाद दोबारा हुआ। एक केस राजनीति विज्ञान के छात्रों को तो पता होगा, केशवानंद भारती और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण केस है, कई चीजों में बार बार इसका जिक्र होता है। तो ये जो केस जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय यानी 1960 का जो वेरुवारी केस था उसके निर्णय को बिल्कुल पलट दिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि यस, जो संविधान की प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो संविधान का एक अभिन्न अंग है और ये आधार है भारतीय संविधान का। तो हम इसमें परिवर्तन या कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी उससे जैसा मैंने अभी बताया आपको, भाई सब कुछ परिलक्षित होता है, हमें पता चलता है, पहले जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इससे रूपरेखा पता चलती है, सोर्स ऑफ पावर पता चलती है, मूल्यों का पता चलता है। तो ये तो संविधान के बारे में जब प्रस्तावना थी उसके बारे में कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको नहीं, जो 368 जो आर्टिकल है संविधान का, जो हमें संशोधन करने की पावर देता है संविधान में, तो कोर्ट ने ये कहा कि इसको आप इस आर्टिकल के माध्यम से, मतलब इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए आप इसको नहीं बदल सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता भी होगा और यहाँ पे संदर्भ है तो मैं बता देता हूँ कि हम संविधान ही हमें शक्तियां देता है संविधान में परिवर्तन करने का। कई बार आपने देखा होगा संविधान संशोधन अधिनियम जो है आते रहते हैं, बिल आते रहते हैं और उसके माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर पाते हैं। क्योंकि देखिए हमने अभी थोड़े दिन पहले भी जो है संविधान दिवस मनाया गया है, तो वहां पर भी हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का संविधान जो है वो जीवंत है। तो जीवंत कैसे होगा? अब आप एक बार लिख दोगे और उसके अगर कभी नहीं बदला जा सकता है तो वो जीवंत नहीं हो सकता। जीवंत का मतलब यही है कि हम अब उसको समयानुसार अपने हिसाब से, जैसी हमें जरूरत हो, परिस्थितियां हो, उसके हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तो संविधान में संशोधन करने के लिए हमें जो है अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियां देता है कि हम संशोधन उसमें कर सकें। ठीक है, यही चीज उसको गतिशील बनाती है, जीवंत बनाती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि ये आधार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में ये चीज बोली है, ये कहा है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, जो मूल ढांचा है संविधान का, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। अब इस मूल ढांचा में ही मौलिक अधिकार शामिल है। दूसरी चीज फिर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि कोर्ट जो है आधारभूत ढांचा किसको मानता है संविधान का। तो ये वहां पर डिपेंड करता है, जो पीठ होगी जो होगा वहां पे, वो क्या उस टाइम पर क्या किसको मानते हैं वो। लेकिन यस, ये आया है निर्णय कि भाई आप आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। तो क्योंकि प्रस्तावना को हमने आधारभूत ढांचा मान लिया, तो यहाँ पर भी ये चीज हो गई कि हम संविधान की प्रस्तावना में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है, और मैंने जो शुरू में आपको कहा था कि क्या संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, तो यस, संविधान की प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, मूल का जो है अंग है, और इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। साथियों, आखिर में हम बात कर लेते हैं कि आखिर संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, संविधान की प्रस्तावना की महत्ता क्या है। जैसा मैंने आपको कहा, हर किसी के संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है। मैंने ये भी आपको बताया कि भी प्रस्तावना क्यों जरूरी है, क्यों होनी चाहिए, या हमने इसको अपने संविधान में प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हमने क्यों रखा, क्यों लाए हम प्रस्तावना को। अब ये सारी बातें हो गई। अब ये एक बात ये आती है कि जी विवाद भी हो चुका है, काफी सारी चीजें हैं, शायद हम ना रखते तो भी कोई आफत नहीं आ रही थी, कोई संविधान तो था ही पूरा पढ़ने के लिए, और संविधान हमें पढ़ना ही पड़ता है। जब भी कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति आती है तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा संविधान क्या कहता है, क्योंकि चलेंगे तो हम संविधान के हिसाब से ही। आखिर संविधान ही सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है हमारे देश का।
अब यहाँ पर बात लेकिन ये आ जाती है कि देखिए कई जगह पर क्या है कि संविधान कुछ चीजों को लेकर के कुछ शायद उस टाइम पर संविधान निर्माताओं को उसकी जरूरत नहीं लगी होगी, या उस टाइम पर वो परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि उसकी जरूरत होती। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में संविधान खामोश हो जाता है। खामोश हो जाने का मतलब ये है कि मतलब वहां पर उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है संविधान। तो अब उन चीजों का निर्णय कैसे होगा? तो संविधान की प्रस्तावना का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्ता जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यही है कि जब इस तरीके की कोई बात आती है तो हम फिर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि आखिर संविधान हमारा कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। जैसे मैंने कहा ना कि संविधान की, जैसे हमने प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ दिए, जब मैंने बताया शुरुआत भी इसी से की थी कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जोड़ दिया। अगर हम ये शब्द ना भी जो है उसमें जोड़ते प्रस्तावना में, तो भी संविधान का अनुच्छेद हमें ये बताता है कई जगह पर। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जहां पर हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहां पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि संविधान कहता है कि जी धर्मनिरपेक्ष होगा। हम किसी भी मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सीधा एक लाइन में आप समझे। या समाजवादी व्यवस्था को हम अपनाएंगे तो समाजवाद कैसा होगा, या इस तरीके की चीजें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा भी ये मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण है संविधान की प्रस्तावना, जिससे हमें बहुत कुछ जो है पता लग जाता है, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, जैसा मैंने आपको बताया है पूरे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपको संविधान की प्रस्तावना का ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, आपको समझ आया होगा कि आखिर संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना की महत्ता क्या है, क्यों जरूरी है, और क्या ये भारत के संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं है, और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए अध्याय में। धन्यवाद।